अगर आपने कभी एक साथ ये सोचा है कि अब तक का सबसे बड़ा वाहन कौन सा है और इंजीनियरिंग के इतिहास का सबसे बड़ा ओवरकिल क्या है, तो आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि आज हमारे पास इसका जवाब है। मिलिए बैगर 293 से, एक खुदाई मशीन जिसका वजन बहुत ज्यादा है, ये कछुए से भी धीमी है और इतनी ताकतवर है कि धरती के केंद्र तक खुदाई कर सकती है। शायद ये थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो इंजीनियरों ने इतनी बड़ी चीज क्यों बनाई? सिर्फ इसलिए कि वे बना सकते थे? इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? खैर, अब ज्यादा नहीं होता। ये अब एक तरह से अतीत की निशानी बन गई है। लेकिन इसका एक अच्छा इस्तेमाल यह है कि ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और हमारी सभ्यता कितनी पागल हो सकती है। तो ये असल में कितना बड़ा है? आपके दिमाग में बैंगर 293 की जो भी तस्वीर है, असलियत में ये उससे भी बड़ा है। वो मशीन जो सोचकर अच्छा लगता है कि डिसेप्टिकॉन असल में नहीं है। इसके कुछ भाई बहन भी हैं, सभी लगभग एक ही आकार के हैं और टाइप सारेस 8000 परिवार से है। इन विशाल मशीनों में से 6 टैक्राफ्ट ने बनाई और बैगर 293 सबसे बड़ा है जो सब पर राज करता है। यह अब तक की सबसे बड़ी बकेट व्हील खुदाई मशीन है, जिसकी ऊंचाई 96 मीटर 315 फीट है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा वाहन आर्क डी ट्रायम्फ से लगभग 2 गुना बड़ा है, जो खुद भी काफी बड़ा है, और यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी कुछ मीटर ऊंचा है, जो कि खुद भी बहुत बड़ी है। यह बिल्कुल बिग बेन की ऊंचाई के बराबर है और 30 मंजिला आवासीय इमारत की ऊंचाई से बस थोड़ा सा कम है। बैंगर का ढांचा सुपरस्ट्रक्चर और 4 बूम्स से बना होता है, जिनमें 2 क्षैतिज व 2 ऊर्ध्वाधर होते हैं। 2 ऊर्ध्वाधर बूम्स विशाल मशीन की केबल उठाने का काम करते हैं और वाहन की गति के अनुसार झुक सकते हैं। 96 मीटर ऊंचाई उस समय मापी गई जब बूम्स पूरी तरह सीधी स्थिति में थे। चौड़ाई जानने के लिए संभवतः 50 टेप की जरूरत होगी। बैगर 293 की लंबाई 225 मीटर 730 फीट, जबकि 287 मॉडल बैगर 293 से छोटा है। हालांकि दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। यह लगभग एयरबस A380 की लंबाई से 3 गुना है, जो फिर भी काफी बड़ा है। यह लंबाई में टाइटैनिक से लगभग 40 मीटर छोटा है, जो एक नाव थी। बैगर मशीनें इतनी बड़ी हैं कि इनमें शौचालय, रसोई और श्रमिकों के विश्राम स्थल है। स्नैक के लिए बैगर पर ऊपर नीचे जाने में इतना समय लगता है कि सब कुछ अकार्यक्षम हो जाता है, खासकर बूम के सिरों पर। आप एक बकेट व्हील देख सकते हैं, जो इस श्रेणी के वाहनों का नामकरण का स्रोत है, और यही लगभग पूरी वजह है कि बैगर का निर्माण किया गया था। बकेट व्हील का व्यास 21.3 मीटर 70 फीट है। इसमें 18 बकेट्स हैं। हर बकेट में 15 घन मीटर 530 घन फीट सामग्री आ सकती है, यानी एक बकेट में एक कार आ सकती है। यह यंत्र 14,200 टन 3.1 करोड़ पाउंड वजनी है। यह वजन अब तक के सबसे बड़े कार्गो विमान एंटोनोव AM 225 से 30 गुना ज्यादा है। इतना ही वजन 118 औसत अमेरिकी घर, 312 जग्ड पैंथर टैंक और 2366 वयस्क नर अफ्रीकी हाथी का भी है। 293 की सुपरस्ट्रक्चर के नीचे स्थित 12 कैटरपिलर ट्रैक्स का इस्तेमाल खुदाई मशीन को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। दिलचस्प है कि इन मशीनों का वजन चाहे जितना हो, कैटरपिलर ट्रैक्स के कारण जमीन पर दबाव बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि ये घास पर बिना निशान छोड़े चल सकते हैं, जो सच में हैरान करने वाली बात है। क्या इसका वजन सैकड़ों या हजारों हाथियों जितना था? इन ट्रैक्स को 2 मोटर चलाती हैं, जिनकी कुल ताकत 22,200 हॉर्स पावर है। इतनी जबरदस्त हॉर्स पावर के बावजूद 293 बहुत बड़ा होने के कारण यह सिर्फ 100 से 600 मीटर या 330 से 2000 फीट प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह आम इंसान की चाल से 6 गुना धीमा है, फिर भी इसकी विशालता के हिसाब से प्रभावशाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और भविष्य में स्काईनेट के अस्तित्व की संभावना को देखते हुए यह अच्छा है कि सबसे ताकतवर मशीन इतनी धीमी है। बैगर्स गियरबॉक्स दुनिया के सबसे बड़े हैं, बकेट व्हील के साइड में लगे, जिनका वजन 40 टन और ऊंचाई 4 मीटर 13 फीट है। कार के गियरबॉक्स का वजन आमतौर पर 40-130 किलो होता है, जबकि बकेट एक्सकावेटर के गियरबॉक्स का अनुपात 201 है। पहले गियर का अनुपात आमतौर पर 3
5 से 4.5 अनुपात 1 होता है, लेकिन यह मॉडल पर निर्भर करता है। मतलब बकेट व्हील का एक चक्कर लगाने को बैगर 293 की मोटर को 200 बार घूमना होता है। सभी आंकड़ों के अनुसार बैगर 293 अब तक का सबसे बड़ा स्थलीय वाहन है और शायद इसका आकार से गति अनुपात सबसे खराब है। चूंकि पूरा परिवार लगभग एक ही आकार का है, उनकी माप सभी बैगरों को उन सबसे बड़े और सबसे भारी मोबाइल मशीनों में शामिल करती है जिन्हें मानवता ने अब तक बनाया है। बैगर 281 परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जो 1958 में बना। हालांकि यह बैगर 293 से काफी हल्का है, लेकिन इसकी लंबाई 200 मीटर से भी ज्यादा है, जो मौजूदा रिकॉर्ड से बस थोड़ी ही कम है। बैगर 285 1975 में बना, 210 मीटर लंबा और 13,500 टन वजनी है, जो बैगर 293 से थोड़ा हल्का है। यहाँ थोड़ा सा शब्द अहम है क्योंकि हम 700 टन की बात कर रहे हैं, जो इन मशीनों के आकार के हिसाब से हल्का है। जब यह तैयार हुआ तो बैगर 285 ने नासा के क्रॉलर ट्रांसपोर्टर से, जो स्पेस शटल्स को ले जाने के लिए इस्तेमाल होता था, सबसे बड़े स्थलीय वाहन का खिताब अपने नाम कर लिया। हाल ही में जो नया रॉकेट चांद के चारों ओर जाएगा, उसकी खबरें पढ़ रहा था। बैगर 287 एक साल बाद बना, 13,500 टन का था और 293 मॉडल जितना लंबा था। 1978 में बैगर 288 पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय वाहन बना। उस समय यह बैगर 293 से 5 मीटर छोटा और 700 टन हल्का था। फिर भी इसने बिग मस्की से आकार का रिकॉर्ड ले लिया। सेंट्रल ओहायो कोल कंपनी का ड्रैगलाइन खुदाई करने वाला वाहन बैगर 291 का निर्माण 1993 में हुआ था और यह बैगर 288 की तुलना में कहीं नहीं ठहरता था, जबकि मुख्य बैगर 293 को 1995 में पूरा किया गया था। इसने परिवार और पूरी दुनिया में सबसे बड़े वाहन का खिताब अपने नाम किया और सच में आज तक यह खिताब इसके पास है। तो यह सब कहने के बाद तार्किक सवाल यह है कि इस वाहन का आखिर इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है और क्या इसका इतना विशाल आकार वाकई जरूरी है? और इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। बैगर्स, जिन्हें तकनीकी रूप से बकेट व्हील एक्सकावेटर कहते हैं, दरअसल जर्मन में एक्सकावेटर का अर्थ है ये मशीनें खुदाई के लिए काम में आती हैं। इन्हें निरंतर बड़े पैमाने पर ओपन पिट माइनिंग के लिए डिजाइन किया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी टेराफॉर्मिंग मशीनें हैं जिन्हें रोजाना हजारों टन मिट्टी हटाने के लिए बनाया गया है। पारंपरिक रूप से खनन सुरंग बनाकर किया जाता है और 1950 के दशक में 2 जर्मन कंपनियों ने इस आकार की श्रेणी में दुनिया के पहले बकेट व्हील एक्सकावेटर विकसित करना शुरू किया। कोयले या लिग्नाइट निकालने के लिए सुरंग बनाने की जगह क्यों न इतिहास का सबसे बड़ा और ताकतवर फावड़ा बनाकर सब कुछ एक साथ निकाल लिया जाए। बकेट व्हील एक्सकावेटर कोई नया विचार नहीं है। पहली मशीनें 1920 के दशक में बनी थीं। 20वीं सदी के मध्य तक किसी ने नहीं सोचा था कि बड़ी खुदाई मशीन से खनन तेज होगा। पहले बकेट व्हील एक्सकावेटर भाप से चलते थे और ट्रैक्स की जरूरत होती थी, लेकिन तकनीकी प्रगति से आधुनिक बैगर मशीनों में बिजली और कैटरपिलर ट्रैक्स का उपयोग हुआ। बैगर के संचालन की कुंजी उसका बकेट व्हील है। बकेट व्हील घूमता है और भारी मात्रा में ओवरबर्डन उठाता है, जो कि उस सभी सामग्री के लिए तकनीकी शब्द है जो कोयले जैसी कीमती सामग्री के ऊपर होती है। सटीक रूप से कहें तो बैगर 293 हर मिनट लगभग 6,000 घन फीट मिट्टी हटा सकता है और यह बिना रुके 24 घंटे लगातार ऐसा कर सकता है। कल्पना कीजिए एक मिट्टी के ढेर की जो 18 फीट या 5.5 मीटर ऊंचा, चौड़ा और गहरा हो और बैगर 293 हर एक मिनट में इतनी ही मिट्टी खोदता है। पूरी क्षमता पर यह रोज करीब 2.5 लाख घन मीटर या 85 लाख घन फीट मिट्टी खोदता है, जो लगभग 48 करोड़ पाउंड या 2,18,880 टन यानी 15,293 बैगर के बराबर है। वहां वजन की एक बहुत गोल परिभाषा है। 15 लोगों की एक टीम फावड़े के साथ लगभग 7,000 घन फीट मिट्टी एक दिन में हिला सकती है। अब तक की सबसे बड़ी खुदाई का रिकॉर्ड 3,80,000 घन मीटर 1.3 करोड़ घन फीट मिट्टी का है, यानी सैन मैरिनो, मोनाको या वेटिकन जैसे छोटे देश कुछ दिनों में हटाए जा सकते हैं अगर बैगर्स ने बगावत की। और हाँ, सबको डर है कि स्काईनेट आ रहा है। जैसे ही बकेट व्हील घूमता है, यह अपने बूम के अंदर सामग्री गिरा देता है, जहां से उसे आगे ले जाया जाता है। एक एकीकृत कन्वेयर बेल्ट 11 मील साल 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है
और इनकी चौड़ाई 3.2 मीटर होती है। इसका मतलब है कि वे आसानी से स्मार्ट कार ले जा सकती है क्योंकि ये रोज भारी सामग्री लेती है। समय के साथ कन्वेयर बेल्ट और बैगर की लंबाई से ये खराब हो जाती है। हर साल नए कालू एयर बेल्ट लगाने होते हैं। आंतरिक कन्वेयर बेल्ट अक्सर सामग्री को बाहरी कन्वेयर बेल्ट तक ले जाती है। यह बाहरी सिस्टम अक्सर एक अलग क्षैतिज बूम पर लगाया जाता है, जिससे कुछ बैगर में 3 बूम दिखते हैं। जिस बूम पर बाल्टी खुदाई मशीन नहीं होती, उसका उद्देश्य साधारण होता है। यह उस बूम का काउंटरवेट होता है जो सारा काम कर रहा होता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल कन्वेयर बेल्ट्स के लिए भी किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूरी मशीन को संतुलन में रखना होता है। दोनों बूम एक केबल सिस्टम से जुड़े होते हैं, जिससे वे सीध में रहते हैं। ये अपनी धुरी पर घूम सकते हैं और कटिंग बूम ऊपर नीचे झुकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस मिट्टी में खुदाई करनी है वह कहां स्थित है। इस घुमाव की गति वास्तव में बैगर की चलने की गति की तुलना में बहुत प्रभावशाली है, जो 30 मीटर या 98 फीट प्रति मिनट है, जबकि झुकने की गति 5 मीटर या 16 फीट प्रति मिनट मापी जाती है। बैगर को केवल 5 लोगों की टीम द्वारा संचालित किया जाता है, जो वाकई में हैरान करने वाली बात है। जब आप यह सोचते हैं कि कई देशों की कुल जनसंख्या का वजन एक बैगर से भी कम है, तो ये टीमें आमतौर पर अदल बदल करती रहती हैं और एक बैगर सैद्धांतिक रूप से जरूरत पड़ने पर 24 गुना 7 काम कर सकता है। कुछ साइट्स पर इनका उपयोग कोयला खुदाई के लिए होता है, जो जर्मनी जैसे कोयले पर निर्भर देशों के लिए ऊर्जा के लिहाज से अहम है। यह तर्कसंगत है कि ये विशाल मशीनें वहीं बनी। अगर रात भर काम करना हो तो बैगर इसे संभाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें बस इस बात से खुश होना चाहिए कि वे यूनियन बनाने की अवधारणा से परिचित नहीं है। हालांकि उनकी सहन शक्ति के अलावा स्काईनेट भी आ रहा है। आधुनिक बकेट व्हील खुदाई मशीनें बेहद मजबूत होती हैं। ये बहुत ज्यादा और बहुत कम तापमान में भी खुदाई कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि ये -45 सेल्सियस तक, जो लगभग उतना ही फ़ारेनहाइट है, में भी काम कर सकती है। आजकल स्वचालन में तेजी से बदलाव हो रहा है। अगर बकेट व्हील खुदाई मशीन चलाने के लिए 5 लोग चाहिए, तो सही तकनीक से यह संख्या 2 या 1 हो सकती है। और यही सोच आज के आधुनिक खुदाई मशीन ऑपरेटरों की भी है, जो डेटा अधिग्रहण प्रणालियों, मॉनिटरिंग सिस्टम, माइनिंग सेंसर और नेविगेशन सिस्टम में भारी निवेश कर रही है, जिनका उद्देश्य मानव ऑपरेटरों की जगह लेना है ताकि खनन की गति को बढ़ाया जा सके। सिद्धांत रूप में अब इस्तेमाल किए जा रहे सेंसर यह पता लगा सकते हैं कि हर बकेट में कितना मटेरियल डाला जा रहा है, और ऑटोमेशन सिस्टम बकेट को चला सकता है और स्पीड को बदल सकता है ताकि भविष्य में रोजमर्रा के इस्तेमाल में आउटपुट को बेहतर किया जा सके। बैगर्स ने कोयला खनन उद्योग में बड़ा योगदान दिया। 288 मॉडल का इतिहास अच्छी तरह दर्ज है। 1978 में टागाबाऊ हम्बाज खान में तैनात किए गए 288 ने 2001 तक केंद्रीय कोयला स्रोत पूरी तरह उजागर कर दिया। मॉन्स्का खुदाई मशीन को टागाबाऊ गार्सविलर खान तक 22 किमी की यात्रा में 3 हफ्ते लगे, जो बहुत महंगी रही। 70 मजदूरों ने मशीन की निगरानी की क्योंकि वह सड़क, रेलवे ट्रैक, हाईवे और एरफ्ट नदी पार कर रही थी। काम, लाइसेंस, बिजली और नुकसान की कुल लागत कंपनी को 1.5 करोड़ जर्मन मार्क्स, लगभग 7.7 मिलियन यूरो से पड़ी। मालिकों के अनुसार बैगर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसे पूरी तरह से खोलकर फिर से जोड़ने की तुलना में कम खर्चीला था। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े वाहन को नदी कैसे पार कराया जाता है, तो उन्होंने स्टील पाइप बिछाकर उसमें पानी बहाया और पाइपों को पत्थर बजरी से ढककर 288 के लिए चलने लायक सतह बनाई। उन्होंने टेराफॉर्मर के लिए सचमुच रास्ता बना दिया। लगता है उनकी उपयोगिता का शिखर 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में था। आजकल साधारण हाइड्रोलिक खुदाई मशीनें इन्हें काफी हद तक बदल चुकी हैं। कितना उबाऊ है, फिर भी इनका अभी भी बड़े पैमाने पर उन कामों में इस्तेमाल किया जाता है जहां भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा निकालना जरूरी होता है। लिग्नाइट खनन एक उपयोगी अनुप्रयोग है जिससे पहली विशाल बकेट व्हील खुदाई मशीन विकसित हुई थी। क्या आपको याद है जब 1950 के दशक में बड़ी बैगर मशीनें बनाई गई थीं? ये जर्मनी के कोलोन के पास लिग्नाइट खदानें मिलने की वजह से हुआ। चूंकि लिग्नाइट की मांग लगातार बनी रहती है, इसलिए पहली बैगर मशीनों का मुख्य रूप से लिग्नाइट के ऊपर की चट्टान और मिट्टी हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज भी इन्हें इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उच्च क्षमता कन्वेयर से जुड़ने पर बैगर मशीनें लिग्नाइट को प्रोसेसिंग प्लांट तक किफायती रूप से पहुंचाती हैं,
जिसे पावर स्टेशन और पेट्रोलियम कंपनियां लगातार खरीदती हैं। बैगर मशीनें थोक सामग्री संभालने में भी उपयोगी रहीं, जहां पहले खुदाई मशीनें इस्तेमाल होती थीं। बकेट व्हील रिक्लेमर, जो इसी तरह की विशालकाय आकार की होती है, का इस्तेमाल बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स में भारी मात्रा में सामग्री के ढेर को उठाने के लिए किया जाता है। शिपयार्ड्स में बकेट व्हील्स से जहाज के होल्स लोड अनलोड किए जाते हैं। अब यह प्रक्रिया लगभग पूरी तरह स्वचालित है और एक ऑपरेटर ही इसे नियंत्रित करता है। हीप लीच प्रोसेसिंग एक और बैगर एप्लीकेशन है। हीप लीचिंग एक खनन प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके कुछ पदार्थों को अन्य पदार्थों से अलग किया जाता है। टैकराउ ने चिल्ली के तांबा उद्योग में बैगर्स के उपयोग की शुरुआत की, जो अब वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि यह संभावना नहीं है कि हम निकट भविष्य में इसी आकार की मशीनों का विकास देखेंगे। बैगर 293 और उसके साथ ही एक खास इंजीनियरिंग युग की विशिष्ट आवश्यकता का नतीजा है। 20वीं सदी के अंत में इंजीनियरिंग में बड़ा है तो बेहतर है की जगह कॉम्पैक्टनेस शानदार है पर जोर दिया गया, और अगर ऐसी ही कोई जरूरत फिर से पड़ी तो संभवतः इंजीनियर कुछ छोटा और अधिक चलायमान समाधान लेकर आएंगे। अच्छी खबर यह है कि बैगर 293 का सबसे बड़ा स्थलीय वाहन का खिताब शायद हमेशा रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।